अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हब की जो हाइट है, जो पोल की हाइट है, उसका पावर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर एक स्टैंडर्ड हाइट ले ली जाए तो उस पे जो स्पीड होगी वो एक स्टैंडर्ड स्पीड होगी या रेफरेंस स्पीड होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अगर हाइट को वेरी करते हैं तो फिर हम देखेंगे। और उसमें हमने एक 10 मीटर की जो हाइट थी उसको कंसिडर किया था। सो इन फार्मूला से ये जो इक्वेशन 7.18 है और इक्वेशन 7.19 ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 7.18 यूएस स्टैंडर्ड है, 7.19 यूरोपियन स्टैंडर्ड है। अभी आज एक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल ये एग्जांपल देखते हैं ज़रा कि जब हम कोई दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं हाइट के सेंस में या पावर के सेंस में या स्पीड के सेंस में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह हमारे पास एक और फॉर्मूला है, पी ओवर पी नॉट। ठीक है जी। सो इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो पावर का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, टू डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी का क्यूब होता है। तो जब आप पी नॉट करेंगे इसका मतलब आप किसी रेफरेंस स्पीड पे उसकी कैलकुलेशंस करें, राइट। सो वी ओवर वी नॉट का क्यूब हो जाएगा। और इसी तरह हाइट के साथ भी 3 अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें फॉर्मूला के अंदर तो ये वेलोसिटी और स्पीड जो है और हाइट उसके साथ अल्फ़ा का रिलेशन है। अगर यानी कि इसकी पावर 1 है तो अल्फ़ा के साथ भी 1 है। सो वहाँ पर पावर के फॉर्मूला की वजह से स्पीड के ऊपर अगर क्यूब आएगा तो अल्फ़ा के साथ भी हमारे पास वहाँ पे क्यूब आ रहा है। ठीक है जी। अब इसको देखते हैं कि फार्मूला को हमने न्यूमेरिकल के अंदर कैसे यूज़ किया हुआ है। क्या विंड टर्बाइन विद अ 50 मीटर rotor diameter is to be mounted on either a 50 meter tower or an 80 meter tower। तो 50 मीटर या 80 मीटर का आपके पास टावर है, उसके ऊपर आपने जो नेसल है, जो विंड टर्बाइन के ब्लेड्स वगैरह, उनको टॉप के ऊपर इंस्टॉल करना। तो हम उनका कंपैरिजन करेंगे कि 50 मीटर्स के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं और 80 मीटर के ऊपर क्या वैल्यूज़ आ रही है। अज्यूम द यूजुअल 1/7 रूल ऑफ थंब फॉर द shear फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर टेरिटरी जो है वो डिफरेंट हो तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल टॉल बिल्डिंग्स के लिए कुछ और वैल्यू थी, फॉरेस्ट्स के लिए कुछ और वैल्यूज थी, ग्राउंड के लिए स्मॉल लेवल के ऊपर ग्रास के ऊपर कुछ और वैल्यूज थी, क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट टॉल ट्रीज कुछ और वैल्यूज थी। सो उसकी हमें अल्फ़ा की जो वैल्यू है 1/7 वो यहाँ पर मेंशन है। तो अब जो काम करने को कहा गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर ज़रा तवज्जो देते। कंपेयर द विंड पावर डेंसिटीज एट ईच हब हाइट। सो इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ईच हब हाइट पे कंपैरिजन मांग रहा है। किसको कंपेयर करना है? विंड पावर डेंसिटी को। तो हमारे पास एक तो 50 मीटर की हाइट है और एक हमारे पास 80 मीटर की हब की हाइट है। तो दोनों के ऊपर क्या पावर डेंसिटीज आती हैं उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो कहा जा रहा है। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन था। जी करें। सर ये हाँ जो जी। मतलब कि सर ब्लेड्स होते हैं सर, तो सर जी जी इसमें सर दोनों लोअर और बॉटम में मतलब कि जो मतलब कि एक मतलब कि हाइट पे अगर विंड टरबाइन लगा है तो जी सर जी। प्रेशर दोनों ब्लेड पे एक जैसा नहीं सर होगा, मतलब कि लोअर और बॉटम, क्योंकि वो तो सीधी हवा पड़ेगी ना, अगर साइड से पड़ेगी तो वो अपर वाले को महसूस होगी, लोअर वाले को तो सर होगी नहीं ज्यादा महसूस। नहीं नहीं, हवा कांस्टेंट एक पूरी हर सतह पे चल रही है। हवा के गैप्स नहीं है कि ऊपर वाली को लग रहा है और दरम्यान में खाली जगह। नहीं नहीं सर, अगर अगर साइड से हवा जा रही है तो सर जो जो ऊपर वाला ब्लेड है
जी जो जी। हवा की डायरेक्शन में होगा उसी पे प्रेशर पड़ेगा, लोअर वाली पे तो सर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि नहीं उसकी तो नहीं, देखें जब हवा ने पूरा उसको एक फेस कंसिडर करें, पूरी टरबाइंस का पूरा जो ब्लेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो चीज़ है, सो ये पूरा जो उसका रेडियस है, फॉर एग्जांपल ये पूरा उसका फेस है। तो जो हवा इधर को लेट से चल के आ रही है वो साफ ज़ाहिर है यहाँ पर भी वही हवा चल के आ रही है। नो डाउट कि उसकी स्पीड का डिफरेंस है, यहाँ पर स्पीड उसकी कम है और यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो हाई है। हवा इसी डायरेक्शन में चल रही है, सारे ब्लेड्स को उसका सामना करना पड़ेगा। ये अभी मैं टरबाइन के फेस की तरफ एरोज कर दिए। तो ये कैसे मुमकिन है कि कुछ को लग रही कुछ को नहीं लग रही? स्पीड का ज़रूर फ़र्क होगा कि टॉप के ऊपर स्पीड ज़्यादा होती है, नीचे ज़रा स्पीड कम होती है। ये एग्जांपल में ऐसी बातें भी हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल इसको 50 मीटर हब हाइट पे लगा रहे हैं या 80 मीटर पे लगा रहे हैं तो नीचे डिफरेंस भी है। 50 मीटर के साथ जो इसकी टॉप टिप है ना, इसका 50 मीटर का डाया है, तो 50 की अगर हाइट पे लगाते हैं तो 75 पे ये पॉइंट है 70 मीटर हाइट पे, और 25 पे उसका बॉटम होगा। ठीक है, तो अब 75 मीटर की हाइट के ऊपर अगर उसकी टॉप टिप है उस पे हवा की स्पीड और होगी, और अगर 25 के ऊपर उसकी टिप है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। ठीक है ना, स्पीड का फ़र्क होगा। स्पीड डायरेक्शन तो एक ही तरफ तो फेस का सामने है टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर। लेकिन सर ब्लेड पे प्रेशर तो वहीं लगेगा ना जहां ब्लेड को रोटेट करना है, मतलब कि अपर ब्लेड और लोअर ब्लेड में सर फर्क नहीं होगा, वो मैं पूछ रहा था। उनमें डिफरेंस होगा और वो कुदरती तौर पे भी फ़र्क होता है। उन पे डिफरेंस होगा और कुदरती तौर पर भी फ़र्क होता है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि टॉप के ऊपर कुछ और स्पीड है, नीचे कुछ और स्पीड है। डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हुआ पड़ा है कुदरती तौर पर। ठीक है डायरेक्शन सर। सेम की बात करें, सिर्फ मैं सिमत कह रहा हूँ कि डायरेक्शन सेम होगी। फ़र्क तो मैं खुद से कह रहा हूँ कि फ़र्क तो होगा। फ़र्क कुदरती तौर पे इस एग्जांपल में भी ज़रा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रखेंगे। अच्छा जी, सो इस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं 50 मीटर हाइट का और 80 मीटर की जो हाइट है। यहाँ पर गलती से 100 मीटर लिखा हुआ है बुक के अंदर। सो 50 और 80 मीटर की तो हमारे पास फार्मूला जो कंपेयर करने का है, पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एच ओवर एच नॉट। ठीक है, और इनटू 3 अल्फ़ा। ये फार्मूला आया कैसे? क्योंकि आपने ऊपर पावर का फार्मूला प्लग इन किया, 1/2 डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी का क्यूब, और नीचे भी लिखा 1/2 डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी की जगह वी नॉट का क्यूब। तो आपके पास चीज़ बचती है वी का क्यूब डिवाइडेड बाय वी नॉट का क्यूब, तो वो इक्वलेंट होता है एच ओवर एच नॉट 3 अल्फ़ा के। ठीक है, सो एच ओवर एच नॉट 3 अल्फ़ा। ये हम अब एक पे हमारे पास 80 हाइट है, राइट, और एक पे हमारे पास 50 हाइट है। उन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है, यानी कि 50 के रिस्पेक्ट से अगर हम 80 पे ले जाते हैं तो क्या होता है, या 50 के रिस्पेक्ट से अगर हम 100 पे ले जाते हैं तो क्या होता है, और इंटू 3 अल्फ़ा, और हमें 1/7 शेयर कांस्टेंट का जो वैल्यू वो दी हुई थी 3, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.22। तो 1.22 का मतलब ये है कि यानी कि 1 से जितना भी एक्सीड कर रहा है, 0.22 है तो 20% है। सो देर इज़ अ 20% मोर पावर अवेलेबल एट द टॉलर हब हाइट। अब अगर इसका आंसर फॉर एग्जांपल 1.33 आ जाता अगर, तो इसका मतलब ये था कि 33% ज़्यादा हाइट अवेलेबल है 80 और 50 की निस्बत से। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 90 पे लगा दूं और एक को मैंने 50 पे लगाया हुआ, तो अब इनका आंसर कुछ और आएगा। तो इन दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है जी, हमारे पास या फॉर्मूला को एक दफ़ा उसकी दोबारा हाइलाइट्स ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेसिक फार्मूला था दैट वाज वी ओवर वी नॉट इज़ इक्वल टू एच ओवर एच नॉट अल्फ़ा था यूएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। सो अगर हमारे पास स्पीड के ऊपर वेलोसिटी के ऊपर क्यूब आएगा, ठीक है, तो एच ओवर एच नॉट के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात को हमें ज़रा ज़हन करने की ज़रूरत है। फिर जब हमने
पावर डेंसिटीज को, पावर को डिवाइड किया पी ओवर पी नॉट को, तो हमने सिंपल पी का फॉर्मूला लिख दिया और डिवाइडेड बाय पी नॉट का फॉर्मूला लिख दिया। फ़र्क ये है कि पी के अंदर सिंपल वेलोसिटी है, स्पीड है, और पी नॉट के अंदर रेफरेंस है, वी नॉट है। तो वी ओवर वी नॉट को क्यूब हमारे पास बच रहा है। तो अगर वेलोसिटी के ऊपर क्यूब होगा तो अल्फा के साथ भी क्यूब आएगा, वेलोसिटी के ऊपर 1 होगा अल्फा के साथ भी 1 आएगा, वेलोसिटी के ऊपर 2 होगा तो अल्फा के साथ भी 2 आएगा। तो ये फार्मूला हमने वहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, हम डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, हम डिफरेंट हब हाइट्स के ऊपर कंपैरिजन कर रहे थे। सो हमने 80 और 50 करके आंसर निकाल लिया, दैट वाज 1.22। तो 20% ज़्यादा हमें जो अवेलेबल थी, ज़्यादा पावर। ओके जी। उसके बाद पार्ट बी में वो क्या कहता है वो पहले देख लेते हैं। पार्ट बी में कहता है फॉर ईच हाइट से मुराद ये यानी कि 50 और 80, फॉर ईच हाइट कंपेयर द रेशो ऑफ पावर डेंसिटीज। पावर डेंसिटीज की जो रेशियोज हैं उनको कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल पी ओवर पी नॉट को एट द हाईएस्ट पॉइंट दैट द टिप ऑफ द रोटर ब्लेड रीचेस, यानी कि ये फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ब्लेड्स हैं, तो ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये उसकी टॉप टिप है, तो उसके ऊपर क्या पावर डेंसिटी है, और टू द लोअर पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट टू विच इट फॉल्स, जो ब्लेड का बॉटम पॉइंट है उसके ऊपर क्या पावर है। तो जब दोनों पावर की आप रेशियोज लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी कंपेयर द रेशियो ऑफ द पावर डेंसिटीज। तो टॉप टिप के ऊपर क्या पावर है और लोअर टिप के ऊपर क्या पावर है, उन दोनों का कंपैरिजन जब रेशो लेंगे तो वो हमारे पास उनका कंपैरिजन हो जाएगा। और ये डिमांड कर रहा है कि 50 मीटर के ऊपर भी, फॉर ईच हाइट का मतलब ये कि 50 मीटर के ऊपर भी और यही काम करें और 80 मीटर के लिए भी यही काम करें। तो ये है हमारे पास पार्ट बी। तो सबसे पहले हमने थोड़ा फिजिकल डायग्राम बनाने की कोशिश की। हमारे पास जो विंड टर्बाइन मौजूद थी, जो हब की हाइट थी, इसको थोड़ा ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले केस के अंदर ये होती है हब हाइट या टावर की हाइट, दैट वाज 50। सपोज हमें, क्योंकि दो दी गई 50 और 80, 50 के लिए इसकी कैलकुलेशन हमने स्टार्ट की। ठीक है जी। अब ये जो डाया है ब्लेड का, इसकी आपको न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू दी हुई है 50 मीटर। ये डायामीटर जो है वो 50 मीटर का डाया। ठीक है, 50 मीटर का डाया इस सेंस में आपके पास पूरा ये बन रहा है। तो अगर मैं अब सिर्फ डाया की बात हो रही है, अब हब हाइट की कोई बात नहीं ज़हन में लाएगा। यहाँ पर 50 को अगर मैं देखूँ तो ये 25 इसके ऊपर वाले पोर्शन पे आ रहा है और 25 इसके नीचे वाले पोर्शन पे है। सो इस सेंस में मेरे पास वो 50 मीटर का जो कॉम्बिनेशन है वो अब पूरा हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर 50 यहाँ तक ये जो नेसल है, यहाँ तक अगर हाइट ये 50 है, ये जो ऑलरेडी हब हाइट है, टावर की जो हाइट है ये अगर 50 है, तो टॉप वाली टिप डाल के तो यहाँ पर 75 आपके पास हो जाएगी। और अगर ये 50 है तो उससे 25 आप नीचे पहुँचे, ये वाली आपके पास जो है वो 25 हो जाएगी। बॉटम टिप उसकी 25 पे लग रही है, टॉप टिप उसकी 75 पे लग रही है, अगर 50 मीटर हाइट हो तो। ठीक है, अगर 100 मीटर हाइट होगी तो फिर डिफरेंस होगा। 100 से आप 25 को माइनस कर रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके अंदर 25 जो है वो ऐड अप कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि किस तरह से की गई, क्योंकि उसने कहा टॉप और बॉटम टिप को जो है वो कंपैरिजन करो। सो फॉर अ 50 मीटर ब्लेड, मैंने आपको सर्कल लगा के दिखाया, एट अ 50 मीटर हब हाइट मैंने राइट साइड पे आपको लेबलिंग करके बताई। द टिप रीचेज 50 मीटर, मैंने आपको बताया कि 50 में 25 ऐड हो गया एट द हाईएस्ट पॉइंट, और 25 फिर मैंने आपको बताया कि लोएस्ट पॉइंट। सो आपने पी ओवर पी नॉट, एच ओवर एच नॉट उसको कर दिया। 75 टॉप टिप है, बॉटम 25 है, 1/7 रूल है, सो 1.60। So the power in the wind at the top of the rotor swing is 60% higher than it is when the tip reaches its lowest point। तो ये किसके दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है, ये उस 50 मीटर हब की हाइट का अपने ही बॉटम टिप और लोअर टिप के दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है। सो ये जस्ट आपको एक और भी यहाँ से ओवरव्यू मिल रहा है
कि अगर आपके पास जो ब्लेड की फेसिंग है वो 25 मीटर के ऊपर हो तो क्या आपके पास रिजल्ट मिला, और अगर ब्लेड की फेसिंग 75 मीटर के ऊपर हो तो क्या रिजल्ट मिला। इन दोनों हाइट्स का ही आपस में 60% का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए हब की जो हाइट है वो एक रीज़नेबल हाइट ली जाती है ताकि एक रीज़नेबल स्पीड हो और उसके अकॉर्डिंगली हमें पावर मिले, क्योंकि हमारी पावर जो है वो स्पीड का क्यूब होता है। इसी तरह अब 80 मीटर हब हाइट की बात करते हैं। ठीक है जी, अब जब आप 80 मीटर हब हाइट की बात करेंगे, तो आपने पूछा कि 9 महीने ऐसा करना है। सो 80 मीटर की जो हब की हाइट है, अब उसमें ब्लेड का अगर डाया मैं देखूं, अब 80 मीटर की हब की हाइट ले लेते हैं, यही जो आपके पास सिनेरियो है। यहाँ पर अब 80 मीटर हब की हाइट है। ठीक है जी, सो हमारे पास जो ब्लेड है ये आपके पास 80 मीटर, ठीक है, ये उसी तरह इसका जो डाया है वो दैट वाज 50। ठीक है, अब ये जो नेसल है उससे ये उसी तरह 25 ऊपर है और 25 ये नीचे। सो 80 के अंदर अगर मैं 25 ऐड करूँ, यहाँ तक तो पहले ही वो 80 है, यहाँ तक पहले ही 80 है हब की हाइट। सो 80 के अंदर अगर मैं 25 ऐड करूँ तो ये कितना बन जाएगा, 105। ठीक है, और इसी तरह 80 से अगर मैं 25 माइनस करूँ तो ये तकरीबन 55 के करीब बन जाएगा। सो इसकी बॉटम की जो टिप है वो 55 और टॉप टिप 105 है। ठीक है, इन बिटवीन 50 के आप खेल रहे हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है कि 80 मीटर हब की हाइट पे पावर रेशियोज फाइंड आउट करें, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास 105 था, लोएस्ट पॉइंट हमारे पास 55 था। उसको हमने फार्मूला के अंदर अप्लाई किया तो आंसर 322, यानी कि 32% ज़्यादा पावर मिल रही है। अगर आप 55 पे लगाते हैं उसकी निस्बत 105 पे लगाते हैं तो आपको 32% ज़्यादा पावर मिली। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन दोनों आंसर्स को अगर देखें, अगर आपके जहन में कोई आता है तो फिर, नहीं तो मैं फिर बताता हूँ आपको कि क्या इसमें एक पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो 75 के ऊपर उसने टॉप वाली टिप थी, नीचे बॉटम में 25 थी, और यहाँ पर ऐसे फील होता है 60% आपके पास ज़्यादा वैल्यू आ गई। यहाँ पर अगर कोई देखे तो उसकी एक टिप जो है वो 105 पे लग चुकी है, लेकिन फिर भी स्टिल आपके पास 32% का इसके अंदर इंक्रीमेंट है। तो इसके अंदर टेक्निकली ऑब्जर्वेशन ये होती है कि अगर आप बहुत ग्राउंड के करीब करीब है ना, तो उसकी निस्बत जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे की हाइट्स के ऊपर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जैसे ही आप टॉप की हाइट्स के ऊपर जाते हैं आपके पास नीचे और ऊपर की निस्बत बहुत ज़्यादा क्लियर कट डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें क्या था, 55 और 105 में क्या था कि ऑलरेडी आप 55 एक रीजनेबल हाइट है, ऑलरेडी आप एक रीजनेबल रेफरेंस को अचीव कर चुके थे। जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस वगैरह थी वो इसके नीचे वाली हाइट्स पे ही रह चुकी थी। तो फिर उसके ऊपर जब आप 105 पे गए आपको डिफरेंस तो ज़रूर मिला 32% का, लेकिन उतना फ़र्क नज़र नहीं आया जो 25 और 75 का था। क्योंकि 75 का जो रेफरेंस था वो 25 था, और 25 तक आपके पास जो रेजिस्टेंसेस हैं, जो डिस्टरबेंसेस हैं, उनका वहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से जब आप थोड़ा सा ऊपर गए तो आपके पास एक बहुत एक अच्छी वैल्यू आई है जो कि 60%। ठीक है, तो ये कीप श्योर इन माइंड कि ये इसमें क्या सिनेरियो है आपके पास। ओके जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। अच्छा, अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि विंड के अंदर पावर तो हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन हम उससे पावर एक्सट्रैक्ट कितनी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली एफिशिएंसी होगी इस चीज़ की। जितने भी हमने कोई साइकिल्स पढ़े या कुछ भी पढ़े, इस लाइन को पहले ज़रा रीड आउट करें फिर इस पर ज़रा चलते हैं।
ये जो मैंने हाईलाइट की। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब मैं ये बातें करता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में आती है, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब आप जा रहे होते हैं तो कितनी मैक्सिमम एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो पाती है या नहीं हो पाती। ठीक है, कुछ बेसिक्स आपने जब हाइड्रो का अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह किया हो तो उसमें भी एक रीज़नेबल एफिशिएंसी होती है। अगर अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स के अंदर कोई कुछ न्यूमेरिकल्स किए हों आपने स्टीम बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर, रैंकाइन के ऊपर या कार्नोट के ऊपर, तो उनकी एक स्पेसिफिक एक एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट की हुई है और उसकी एक सर्टन एक एफिशिएंसी होती है, राइट। सो इसी तरह जब हमारे पास विंड की जो एनर्जी अवेलेबल है कैनेटिक की फॉर्म में, हाफ एम वी स्केयर की फॉर्म में जो एनर्जी अवेलेबल है और जिसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था 1/2 डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी के क्यूब, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ब्लेड्स जब घूमते हैं तो फिर उसकी मदद से शाफ्ट घूमती। सो ये जो कनेटिक टू मैकेनिकल कन्वर्जन है या अवेलेबिलिटी ऑफ कनेटिक एनर्जी है, तो उससे हम कितनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये अब हमारा लिंक उसकी तरफ जाएगा। ब्लेड्स आपके सामने होते हैं। विंड टरबाइन अगर देखी हो तो आपको फील हो रहा था कि ब्लेड्स के अंदर काफ़ी सारी खाली जगह होती है, क्योंकि आपने नेसल के ऊपर 2 या 3 ब्लेड अगर लगाए हुए हैं तो बहुत सारी हवा ऐसी भी होगी जो कि ब्लेड्स को टकराए बगैर ही गुजर जाएगी खाली जगह से। डेफिनेट सी बात, कुछ आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, कुछ को फ्रिक्शंस का भी सामना होगा और फिर उसके बाद जाके आपके पास एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें मैंने डिस्कस की उससे फील हो रहा है कि 100% आप सारी की सारी हवा से 100% आप एनर्जी नहीं ले सकते। इसकी रीज़न भी ज़रा डिस्कस करेंगे साइंटिफिकली कि क्यों ऐसा ही है, इस तरह की भी चीज़ें। सो ये कुछ हमने डिस्कस करना है। सो फॉर हीट इंजन्स कार्नोट एफिशिएंसी जो है लिमिट्स द मैक्सिमम वर्क। ठीक है, इंजन की जो वर्किंग है। हॉट और कोल्ड रेजरवायर आपने देखा होगा। फोटोवोल्टिक्स के अंदर जब बात आप करते हैं तो एनर्जी बैंड गैप मटेरियल का जो है वो लिमिट करता है कि सनलाइट से सोलर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंपैरिजन। इसी तरह फ्यूल सेल्स की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, गिब्स ने उसकी लिमिटेशंस को बताया। इसी तरह हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली, जो मेन हम डिस्कस करेंगे। एंड नाउ वी विल एक्सप्लोर द कंस्ट्रेंट्स दैट लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ अ विंड टरबाइन टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इन द विंड टू मैकेनिकल पावर। तो अब हमारा फोकस काइनेटिक टू मैकेनिकल के ऊपर है। इसके लिए हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है वो साइंटिस्ट जर्मन एल्बर्ट बैट्स। बैट्स की जो लिमिट है वो अप्लाई होगी, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं। तो ये एक बहुत एक शॉर्ट सी किस्म की डेरिवेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। इसके लिए कुछ बैकग्राउंड इसकी। अब हमारे पास नॉर्मली होता क्या है, अभी हमने सिर्फ विंड टरबाइन के ऊपर देखना है, इसके इर्द गिर्द जो ट्यूब सी बनी उसको नहीं हमने देखना। जो चीज़ें हमारे पास पहले हैं सिर्फ पहले उनसे ज़रा देखते हैं। ब्लेड्स हैं, उनके ऊपर कुछ सर्टेन स्पीड आकर हिट कर रही होगी हमारे पास, जिसको हमने वी ब्लेड्स का नाम दिया। इसी तरह ये पूरा एक एरिया है रोटर का, ठीक है, जिसका हमें आइडिया है कि उसका एरिया क्या होता है। और वो एरिया का हमें कैसे आइडिया, हमें उसका डायमीटर से आइडिया। और डाया से एरिया कैसे हम निकाल लेते हैं, पाई आर स्केयर है तो आर डी बाई 2 है, सो वहाँ से हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एरिया। और हमें एक और चीज़ का भी पता है कि जब हवा ब्लेड्स के ऊपर आकर टकराती है तो एक सर्टेन स्पीड से चल रही होगी। जब ब्लेड्स के ऊपर हिट करेगी तो अपनी एनर्जी ब्लेड्स को कन्वर्ट कर देगी। तो जो विंड लीव कर रही होगी आफ्टर हिटिंग द ब्लेड्स, उसकी एक तो स्पीड भी कम होगी और एक उसका प्रेशर भी कम हो चुका होगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ब्लेड्स के अंदर कन्वर्ट कर चुकी, राइट।
सो विंड एक ख़ास स्पीड से आ रही है और उसकी स्पीड डेफिनेट सी बात है हाई है एज़ कम्पेयर टू द विंड जो कि टकरा कर लीव कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी शिफ्ट कर चुकी है। ओके जी। और ये एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है। हिटिंग के बाद क्या होता है कि हिट करने के बाद क्योंकि उसे आगे रेजिस्टेंस का सामना है तो विंड टकराने के बाद एक्सपैंड होगी, यानी कि जब कोई चीज़ टकराती है तो कोई किसी सिमत में जा रहा है, कोई किसी सिमत में जा रहा है, तो सम हो जो इनवेलप बनेगा विंड का, दैट लुक्स लाइक कि यहाँ पर ऐसे फील होगा जैसे एक्सपेंशन है, ठीक है आपको। सो ये जो विंड का जो फ्लो है, जो जिस तरह से विंड चलेगी उस चीज़ को एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको एक स्ट्रीम ट्यूब का नाम दे दिया गया। इट्स लुक्स लाइक अ ट्यूब, ठीक है। तो इसकी कोई खैर डेफिनेशन याद करने की या व्हाट इज स्ट्रीम टरबाइन ये नहीं को पूछने लगा। सो हमने जस्ट इससे अपना काम चलाना है क्योंकि उसने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी तो मैंने आपको बता दी कि सो एनवेलप ड्रॉन अराउंड द एयर मास दैट पासिस थ्रू द टरबाइन फॉर्म्स व्हाट इज कॉल्ड अ स्ट्रीम ट्यूब एज सजेस्टेड इन द फिगर। सो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन, मेन चीज़ क्या है, हवा आएगी, टकराएगी, अपनी एनर्जी कन्वर्ट करेगी और उसके बाद लीव कर देगी। जब लीव कर रही होगी तब उसकी अपनी स्पीड कम होगी बनिस्बत उसके जिसने अभी टकराना है। तो ये एक कुदरती सा कम्बिनेशन है जो कि हम अब इसकी बेस पे हम अपनी डेरिवेशन को आगे लेके चलते हैं ज़रा। ओके जी। अब ये जो बात कर रहे थे, एक तो खैर उन्होंने जो क्वेश्चन किया वो था, एक तो उन्होंने न्यूमेरिकल के अंदर देखा होगा कि डिफरेंट हाइट्स के ऊपर, टॉप बॉटम टिप्स के ऊपर स्पीड डिफरेंस थी, हाइट डिफरेंस थी, डिफरेंस हमें नज़र आया। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास है, फिगर के अंदर भी आपने देखा है कि अपविंड वेलोसिटी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड विंड, ये अभी जिस विंड ने अभी टकराना होता है उसको हम वी कह रहे थे। फिर उसके बाद विंड जब रोटर के ब्लेड से जो स्पीड टकरा रही है उसको हमने वी बी ऊपर कहा हुआ था। फिर टकराने के बाद जिसकी स्पीड आ चुकी है उसको हमने वी डी कहा हुआ था। तो ये कुछ लेबलिंग थी जो कि ऊपर हमने देखी है। और द मास फ्लो रेट ऑफ एयर विद इन द स्टीम ट्यूब इज़ एवरीवेयर द सेम, ठीक है। आपने एक ट्यूब को एक क्लोज सिस्टम के तौर पे कंसिडर किया जो कि लेबलिंग थी, थ्रू आउट उसका मास जो है वो सेम है, उसके मास फ्लो रेट। अब मेन चीज़ है पावर एक्सट्रैक्ट कैसे होगी। पावर तभी एक्सट्रैक्ट होगी क्योंकि ये काइनेटिक के अंदर है, तो ये विंड के डिफरेंस की वजह से पावर एक्सट्रैक्ट होगी। किस तरह से? द पावर एक्सट्रैक्टेड बाय द ब्लेड्स पी बी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द अपविंड एंड द डाउनविंड। अब इस पे थोड़ा डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं। उसने कहा कि पावर हमारे पास आएगी जब दोनों स्पीड्स का डिफरेंस होगा, ब्लेड की हिटिंग से पहले और ब्लेड की हिटिंग के बाद। अगर मैं कहता हूँ कि इन स्पीड्स का डिफरेंस ही नहीं है, फॉर एग्जांपल 50 पर आ रही थी और 50 पर ही आगे गुजर गई, तो कुदरती तौर पर अगर 50 पे आ रही थी और 50 पे ही आगे गुजर गई तो फिर तो उसने अपनी एनर्जी जो है वो शिफ्ट नहीं की ब्लेड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर आप आगे कोई ना कोई रुकावट लगाएंगे और उसके ऊपर अगर कुछ ना कुछ विंड के पोर्शन की हिटिंग होगी तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी उसमें शिफ्ट होगी। वो अलग बात है कि वो हो इतना चीज़ वज़नी या उसके लिए इतना हैवी टॉर्क चाहिए हो कि वो घूम ना सके, वो एक अलग बहस है। लेकिन जब आप रुकावट डालेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, फ्रिक्शन होगी, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म लेके आएंगे तो स्पीड के अंदर कमी तो आएगी, ठीक है, कुदरती तौर पर। सो पावर आपको तब मिलेगी जब हिट करने से पहले वाली स्पीड और हिट करने के बाद वाली जो स्पीड है उनका फ़र्क होगा, ठीक है। अब ऐसा भी ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइट भी ऐसा हम कुछ बना दें कि 100% ही कन्वर्जन हो जाए, या ऐसी भी कुछ बातें माइंड में आ सकती हैं। उसको भी आगे ज़रा डिस्कस किया हुआ बुक वाले ने खुद एक बहुत अच्छे अंदाज में, लेकिन इस डेरिवेशन के बाद। सो एनी हमारे पास जो पावर है, ठीक है, जो कि हमारे पास, अच्छा इसको अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला एक बड़ा आपको एक डिफरेंट सा लग रहा है।
पावर बेसिकली आपके पास वही सिंपल वाले फॉर्मूला, पावर आपके पास वर्क बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में अवेलेबल है, किनेटिक की फॉर्म में ना। सो हाफ किनेटिक का फॉर्मूला आपको पास लिखा हुआ हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम के ऊपर डॉट क्यों है, क्योंकि ये नीचे टाइम से डिवाइड है। तो जब मैस डिवाइडेड बाय टाइम होगा तो आपके पास उसको आप कहते हैं मैस फ्लो रेट। किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप डॉट लगाते हैं दैट मीन्स के दैट इज़ डिवाइडेड बाय द टाइम। तो ये किनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को टाइम से डिवाइड किया गया, जो कि आपके पास पावर होती। अब अगर मैस फ्लो रेट को देखा जाए, मैस फ्लो रेट क्या होता है, तो ये आपको पता है कि डेंसिटी आपके पास क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम ना, ठीक है। सो यहाँ से आप मैस को लिख सकते हैं, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैस इज इक्वल टू डेंसिटी और साथ में वॉल्यूम। ये आपको जब पिछले डेरिवेशन में करवा रहा था, जब मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाई थी 1/2 डेंसिटी एरिया इंटू वी क्यूब की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप वॉल्यूम जो फ्लो रेट है वी डॉट, उसको आप एरिया इंटू वेलोसिटी आप उसको जो है वो लिख सकते होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये मेरे ख्याल से किसी ने क्वेश्चन भी किया था, जब मैंने कहा था कि वॉल्यूम को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने किसी ने कहा था कि सर, आपकी क्लास ही थी मेरे ख्याल से, कि सर क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेंथ विड्थ और हाइट। लगता है माइक ऑफ करके बहुत दूर निकले हुए हैं। क्लास में किया था क्वेश्चन हम्म, सर, इसी क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था। ठीक है जी। सो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ दैट इज एरिया और साथ में तीसरी कोई भी डायमेंशन, लेंथ ले लें, विड्थ ले लें, कोई भी चीज़, उस चीज़। तो जब आप एम के ऊपर डॉट लगाएंगे तो ये चीज़ भी जो है वो डिवाइडेड बाय सारी टाइम से डिवाइड्स होंगी चीज़ें। तो ये लेंथ ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आपके पास वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये उसी तरह एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर तरीका तो ये होता है ना कि जो पिछला पढ़ा दिया जाए उसको जाके पढ़ा जाए। तो अगर पढ़ा होता तो हंसी खुशी कह रहे होते, अब साहब जरा पढ़ा ही नहीं, तो उनके जाने बुलाएंगे क्या कह रहे हैं। तो किसी ने कहा कि फंसना है कि वो, हाँ जी पहले पढ़ा दिया हुआ। ओके जी। एम डॉट की जगह हम ये वैल्यू प्लग इन कर देंगे। अब 7 चैप्टर को भी साथ साथ स्टडी करना शुरू कर दे, इसका भी किसी दिन क्विज लेना है हमने। तो अब आपको ये भी पता है कि हर दफ़ा मीटिंग भी नहीं हुआ करनी, सो लिहाजा उस हिसाब से फिर तैयारी कर लें। ओके जी। एम डॉट इज इक्वल टू ये डेंसिटी एरिया और इनटू वेलोसिटी। तो आप डॉट की जगह वो प्लग इन कर देंगे। ओके जी। एम डॉट की जगह हम वैल्यू लगा देंगे कि जो हमारे पास डेंसिटी है, एरिया और वेलोसिटी है। अच्छा, ये जो वी बी है, जो ब्लेड्स की वेलोसिटी है, इसका भी एग्जैक्ट तो कोई फार्मूला नहीं है, ये एजम्पशन की जा रही है। और जब भी आप किसी डेरिवेशन में या कहीं एजम्पशन करें तो वहाँ पे एरर के चांसेस ऑब्वियसली होते हैं। इसीलिए थ्योरेटिकल चीज़ों और प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। इफ़ वी नो make the assumptions that the velocity of the wind through the plane of the rotor is just the average of the wind and downward speed. Okay जी, कहना क्या चाह रहा है कि ये जो वी बी है, अगर ब्लेड की आप स्पीड लें तो वो ये कह रहा है कि मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो आप विंड आ रही थी, सपोज 25 ये आ रही है 50 पे, और जब लीव कर रही है तो उसकी स्पीड अब लेट से 17 है या 18 है या 20 है। तो अब यहाँ पर वी बी क्या होगी, वी बी वो कहता है मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये डाउन विंड आफ्टर हिटिंग और बिफोर हिटिंग का एवरेज ले लेता हूँ मैं। सो ये उसने एजम्पशन की कि जहाँ जहाँ पर वी बी आएगा, ठीक है,
जहाँ जहाँ पर आपके पास v भी आया उसकी जगह उसने v प्लस वी डी डिवाइडेड बाई 2 उस चीज़ की उसने एवरेज ले लिया। ठीक है जी। अब उसके बाद एक और काम किया गया कि एक अलजेब्रिक यहाँ पर वैल्यू ऐड की गई है, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो बताऊंगा कि क्यों ऐड की गई है। आपने लैम्डा रखा है, यानी कि वी डी और वी अगर कहीं रेशो आ जाती है, अगर कहीं यानी कि डेरिवेशन को सॉल्व करते हुए कहीं वी डी ओवर वी आ जाता है, वी डी क्या है, डाउनविंड स्पीड हिटिंग के बाद, और वी क्या है, अपविंड स्पीड बिफोर द हिटिंग। अगर इन दिनों की कहीं रेशो आ जाती है तो आप उसको लैम्डा कंसिडर कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को आगे लेके चलते हुए उसने क्या किया कि v प्लस ये उसी तरह 1/2, मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ जरा, ये उसी तरह 1/2, ये उसी तरह डेंसिटी, ये उसी तरह एरिया। अब किया गया कि उसी तरह ये v आ गई। अब किया गया कि वी डी की जगह उसने लैम्डा बाई वी कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ से आप वी डी को कैलकुलेट करें तो दैट विल बी लैम्डा इंटू वी। वी डी अगर आप करें तो दैट विल बी लैम्डा इंटू वी, उसने लिख दिया लैम्डा। अब बताऊंगा भी कैसा क्यों किया, क्योंकि अचानक एक चीज़ आ रही थी उसमें एक नई एंट्री कर दी। ये उसी तरह वी स्केयर, और ये वी डी स्केयर की जगह उसी तरह लैम्डा का स्केयर और वी का स्केयर। उसने सारी जो इस फार्मूला के अंदर 1/2 डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी को एक साइड पे कर लिया और इस सारी चीज़ को एक साइड पे कर लिया। अब ये उसने ऐसा क्यों किया, उसने लिख दिया कि पावर इन द विंड और फ्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड। अब बताएं कि 1/2 डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी का क्यूब, ये तो आपके पास पावर का वही फॉर्मूला है जो कि हम पढ़ रहे हैं, और साथ में ये कुछ न्यूमेरिक होगा 1/2 1 प्लस लैम्डा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, क्योंकि लैम्डा बेसिकली क्या है, लैम्डा दो स्पीड्स की रेशो है। तो जब दो स्पीड्स की आप रेशो लेंगे तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा। सपोज ये 20/50 है, 18/50 है, कुछ भी ये स्पीड है, सो ये कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। अब ये कांस्टेंट डिसाइड करेगा कि कितनी पावर उसने एक्सट्रैक्ट की है। ठीक है, कि कितनी पावर, फार्मूला तो ये कह रहा है कि 100% एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन 100% नहीं, साथ में फ्रैक्शनल अमाउंट बताएगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख देता हूँ 0.33 या 0.80, तो ये बताया कि 80% एक्सट्रैक्ट होगी। ये कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड। अगर मैं इसको लिख देता हूँ 0.5, तो ये कांस्टेंट बताएगा कि 50% होगी। लेकिन अब हमने ये भी कैलकुलेट करना है कि ये मैक्सिमम, थ्योरेटिकली मैक्सिमम कितनी हमें वैल्यू मिल सकती है। अब ज़रा इसको क्लियर करके वापस इस लैम्डा पे आ जाता हूँ। ये दो फ्रैक्शन रखने का उसका मतलब ये था ताकि आप एक ही क्वांटिटी के अंदर अपनी सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर लें। अब ये उसने कर लिया। जब इसके करने से अब उसको हुआ क्या है, इसको बेनिफिट ये मिलेगा कि बाद में इसके अंदर एक ही लैम्डा ही एक अननोन है, तो इसको आप फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कैलकुलस में आप लोग करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो की को रख के देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो उसके थ्रू हम ये अपना काम कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ कि उसने किया क्या हुआ, क्योंकि अभी चीज़ें कुछ बाकी हैं थोड़ी सी। ओके जी। बिफोर हिटिंग वाली जो स्पीड है दैट इज़ अपविंड, उसका नाम यहाँ पर वी है। जो रोटर के ब्लेड्स के ऊपर है दैट इज़ वी बी, और जो हिटिंग के बाद वाली है दैट इज़ वी डी, जिसको डाउनविंड कहा जा रहा है। तो हवा के अंदर जो एनर्जी मौजूद है दैट इज़ कैनेटिक, हाफ एम डॉट वी का स्केयर, क्योंकि पावर बन चुकी है। और पावर एक्सट्रैक्ट कब होगी, जब दोनों स्पीड्स का डिफरेंस होगा, अपविंड और डाउनविंड की स्पीड का डिफरेंस। एम डॉट की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया कि एम डॉट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड। ओके जी। अब आपके पास वी बी की वैल्यू नहीं थी, तो वी बी क्या होता है, वी बी उसने अज्यूम किया हुआ है कि मैं वी प्लस वी डी डिवाइडेड बाई 2 अपविंड और डाउनविंड की एवरेज ले रहा हूँ। तो ओके जी, वैल्यूज़ प्लग इन कर दें, एम डॉट की वैल्यू भी इसके अंदर प्लग इन कर दें। ठीक है, एम डॉट की वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर दें तो आपके पास पावर का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 डेंसिटी एरिया इंटू वी प्लस वी डी बाई 2 और वी स्केयर माइनस वी डी का स्केयर।
अब उसने कहा कि मैं एक लैम्डा वैल्यू एक अज्यूम कर रहा हूँ। कर क्यों रहा है ये देखें ना, अगर आप देखें, अगर आप कहें कि नहीं जी नहीं करनी तो ठीक है ना करें, टू हेल्प कीप द अलजेब्रा सिंपल, ठीक है, सिंपलिसिटी के कारण कि आपके पास एक रेशियो लैम्डा इज इक्वल टू वी डी ओवर वी, ठीक है, ताकि अननोन ज़रा कम हो जाए, दो अननोन को एक में ले जाएगा। सो लैम्डा और वी डी और वी जब आपने किया तो जहाँ जहाँ पर वी डी था वहाँ वहाँ पर आपने लैम्डा और वी का कम्बिनेशन डाल दिया। वहाँ पर डालने का मतलब ये था कि आप एटलीस्ट कॉमन ले सकें। यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया 1/2 डेंसिटी एरिया इंटू वी क्यूब, तो यहाँ पर आप इस नतीजा पर पहुँचे कि पावर इन द विंड मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड। पावर इन द विंड का मतलब ये है कि अगर 80 मीटर, अगर लेट से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा चल रही है, तो कुदरती तौर पर आप चाहें तो 25 की 25 मीटर पर सेकंड हवा की वजह से बनने वाली एनर्जी को ही एक्सट्रैक्ट कर लें। तो क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? वो चीज़ डिसाइड कर रही है फ्रैक्शन, कि कितने फ्रैक्शन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और अभी भी प्रैक्टिकली डिसाइड नहीं हो रहा, अभी भी थ्योरेटिकली डिसाइड हो रहा है। तो अभी हमने आधी डेरिवेशन की, अब चीज़ को आगे लेके चलते हैं। अब हमारा फोकस होगा ये जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फ्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड के ऊपर, कि आया कि कितने परसेंट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब एक दफ़ा इस डेरिवेशन को छोड़ के हम फ्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड के ऊपर फोकस करेंगे कि मैक्सिमम हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है। ओके जी, सो उसको हमने लिख लिया 1/2 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा का स्केयर, ठीक है। इसको हमने एक नाम दे दिया रूटर एफिशिएंसी का, सीपी का नाम दे दिया, क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस कांस्टेंट ने जब मल्टीप्लाई होना है, इस फ्रैक्शन ने जब मल्टीप्लाई होना, तो ये डिसाइड करेगी कि आपके पास कितनी वैल्यू आ सकती है। ओके जी, सो फार्मूले को अगर मैं रीराइट करूँ तो दैट इज़ 1/2 डेंसिटी एरिया वी क्यूब और सी पी, ये वो फ्रैक्शनल अमाउंट है जो कि एक्सट्रैक्ट हो सकती है। ओके जी, सो अब इसका सिंपल सा ये असूल है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं इस चीज़ को, ये जो मेरे पास चीज़ है, मैं उसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब डेरिवेटिव मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपने कैलकुलस में ये चीज़ देखी या एफएससी के अंदर मैथ में देखी कि अगर आपको मैक्सिमम कोई पॉइंट निकालना है किसी इक्वेशन का, तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको ज़ीरो के इक्वल रखें। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव का भी एक रूल था, ये आपने कैलकुलस में किए होंगे, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा, और इस तरह फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा और मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए। ओके जी, सो हमने डेरिवेटिव ले लिया लैम्डा वाली चीज़ों का और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। जब ज़ीरो के इक्वल इक्वेशन को पुट किया, कैलकुलस जब अप्लाई की, तो हमारे पास आंसर आया 1/3। जब मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आंसर आया 1/3। अब लैम्डा की वैल्यू 1/3 की अब हम एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं कि 1/3 का कुदरती तौर पर या नेचुरली उसका मतलब क्या है, जो हमने रेशो रखी थी उसका मतलब क्या है, उसको समझने की अब कोशिश करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू है ये 1/3। लैम्डा होता क्या है? लैम्डा होता है जी वी डी ओवर वी। अब ये वैल्यू आने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हवा चल रही थी, ब्लेड्स को टकराने के बाद 1 मीटर पर सेकंड से लीव कर रही है। दो हिस्से जो हैं, दो पोर्शन जो हैं, वो ब्लेड्स ने यूज़ किए हैं कनेटिक से मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करने में, और एक हिस्सा जो है वो अनडिस्टर्ब्ड चला गया, एक हिस्सा अनटच्ड जा रहा है, ठीक है। 3 पोर्शन में आई थी यूं करके, और एक पोर्शन लीव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 पोर्शन इन बिटवीन ब्लेड्स के ऊपर एनर्जी कन्वर्ट कर चुके हैं। ये बातें हो रही हैं थ्योरी की, ये बातें हो रही हैं मैक्सिमम चीज़ों की। प्रैक्टिकली ऐसे होता है नहीं होता वो एक बात की बात है, कितना ऐसा हो सकता नहीं हो सकता उसको भी ज़रा बाद में ज़रा डिस्कस करते हैं। सो अभी ये बता रहे हैं अदर वर्ड्स द ब्लेड एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम इफ इट slows the wind to 1/3 of its undisturbed upstream velocity। अगर ये 1/3 उसको स्लो डाउन कर लेती है, ये हमें ये चीज़ बता रही है, ठीक है, जो 1/3 वैल्यू निकली। तो अब आप लैम्डा की जगह जहाँ जहाँ पर लैम्डा था वहाँ वहाँ पे 1/3 को प्लग इन कर दें।
इस बात का मतलब क्या है बेसिकली कि जहाँ से चीज़ें छोड़ी थी, अब जहाँ जहाँ पर लैम्डा है वहाँ पर 1/3 आप प्लग इन कर दें। तो आपके पास आंसर आ रहा है। उसने बताया भी, नाउ इफ वी नाउ सब्स्टिट्यूट द लैम्डा इनटू द इक्वेशन फॉर रूटर एफिशिएंसी, इक्वेशन 7.26 सिंप्लीफाई करके ये जो रूटर की एफिशिएंसी की इक्वेशन लिखी थी फ्रैक्शन एक्सट्रैक्टेड की जगह, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 59.3, ठीक है जी। सो जस्ट अ सेकेंड, अभी देखते हैं कि ये 59.3 से मुराद क्या है। 59.3, अब ये 59.3 है क्या, ये क्या एयर से इतनी इलेक्ट्रिसिटी बन गई है, ये क्या है? क्योंकि मेक श्योर कि अभी तक हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करें, अभी हम सिर्फ किनेटिक्स से मैकेनिकल के पोर्शंस को देख रहे हैं। सो यहाँ पर क्या कंक्लूजन करता है, दिस कंक्लूजन दैट द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अ रूटर इज 59.3%, इट्स कॉल्ड बैट्स एफिशिएंसी और समटाइम बैट्स लॉ। ये बेसिकली ये कह रहा है कि हवा के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है उससे थ्योरेटिकली हम जो मैकेनिकल एनर्जी ले सकते हैं वो 60% तक हम उससे मैकेनिकल एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन अभी भी इस बात तक अभी एंड नहीं हुआ। अब देखना ये है कि जब आपने ये बातें की कि 60% तक आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा एजम्पशंस थी। कभी आपने कहा कि ब्लेड वाली जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगी, ठीक है, इसमें कोई आपने अभी मैकेनिकल जो डिस्टरबेंसेस होती हैं उनको आपने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। आपने काइनेटिक से मैकेनिकल 100% कन्वर्ट होती है नहीं होती ये किसी ने भी अभी डिस्कस नहीं किया। सो यहाँ पर क्या कहता है एक बेस्ट assumptions के लिए, द अबव द ऑब्वियस क्वेश्चन इज हाउ क्लोज आर मॉडर्न विंड टर्बाइन्स रूटर्स टू द 59.3% बैट्स लिमिट्स, कि आपने तो रोटर के जो अपने लॉसेस होंगे या जो काइनेटिक टू मैकेनिकल कन्वर्जन होगी प्रैक्टिकली उसको तो अभी आपने नहीं देखा कि क्या वो वाकई ही आपको सारी आउटपुट इस तरह की दे देंगे या नहीं देंगे। सो अंडर द बेस्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस हो सकता है वो 85 कर ले, हो सकता है वो 60 करे, तो एक बेस्ट assumptions के तौर पे मैं कह लेता हूँ कि 80% अप्रोच करेगा वो। सो जब आप 59.3% का 80% लेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाता है 45 to 50% एफिशिएंसी। यहाँ पर हम पॉज लगा देंगे, यहाँ पर हम ब्रेक लगा देंगे, यहाँ पर इसको हम डिस्कस भी ज़रा करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, उसने कहा विच पुट्स देम इन द रेंज ऑफ अबाउट 40 to 55% एफिशिएंसी इन कन्वर्टिंग द पावर इन द विंड इनटू द पावर ऑफ द रोटेटिंग जनरेटर शाफ्ट। ये जनरेटर के शाफ्ट तक आप समझें कि जो अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी है उसका 40 to 50% आपके जनरेटर को मिल जाएगा। अब जनरेटर पर डिपेंड करता है कि उसकी अपनी 95% एफिशिएंसी के क्या अक्सर अच्छे जो हैं वो मोर देन 95% उनकी एफिशिएंसी होती, ठीक है। सो सीमेंस वगैरह या कुछ और के देख लिए जाते हैं, तो अब थोड़े से लॉसेस वहाँ पर हो जाएंगे और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एक रफ गैस के तौर पे काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन जो है मैकेनिकली 45% और इलेक्ट्रिकली आप समझे कि जैसे 40%। तो आई होप सो कि इट्स क्वाइट क्लियर कि एफिशिएंसी का क्या सिनेरियो होगा, किस तरह से एफिशिएंसी निकलेगी, डेरिवेशन में कोई पॉइंट कोई मैथमेटिकली ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो, थ्योरेटिकली ना डेवलप हुई हो, लॉजिकली ना डेवलप हुई हो, कोई क्वेश्चन वगैरह। अच्छा, अब इसके अंदर एक दो क्वेश्चंस थे जो कि बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। एक तो ये था
हमारे जहन में एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सारी की सारी या तो एनर्जी ले ली जाए और या बिल्कुल भी जो है वो कोई भी एनर्जी ना मिल रही हो। तो लेट मी हाईलाइट। असल में बैट्स जहाँ से स्टार्ट हुई थी, अब सारी कैलकुलेशन हमने कर ली। उसने लिखा हुआ जब आप एफिशिएंसी की बात करते हैं या कन्वर्जन की बात करते हैं, इसको ज़रा पढ़ें ये क्या कह रहा है। ये इसको मैंने हाईलाइट किया। सो व्हाई कांट द टर्बाइन एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड। अब सबके क्वेश्चन वजीर में आता है कि ये छोटी छोटी बातें छोटे सारी की सारी एनर्जी ले लेते। ओके जी, होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो होगा ये कि 50 लेट से 100 स्पीड थी या 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, तो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद अब विंड की स्पीड हो जाएगी 0। अगर ऐसा होता है तो एयर वुड हैव टू कम टू अ कंप्लीट स्टॉप। डेफिनेट सी बात है, अगर 10 पे स्पीड पे चल रही है तो 100% अगर एनर्जी कन्वर्ट कर देनी, पीछे 0 रह जाएगी। जब ऐसा काम होगा जब ऐसा काम होगा कि हवाई स्टॉप हो जाए, विच विद नो वेयर टू गो। अब हवा जब रुक गई है तो इसका मतलब आगे कहीं जा नहीं रही, तो करेगी क्या? वुड प्रिवेंट एनी मोर ऑफ द विंड टू पास थ्रू द रोटर। तो होगा क्या कि पीछे से जो हवा चल रही होती है, मजीद चलने वाली हवा को, जब आगे कोई चीज़ रुक गई है तो पीछे आने वाली चीज़ को भी वो रोक देगी। तो जो एक कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस है कि विंड आई, हिट की और लीव की और फिर चली गई, ये जो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस जा रहा है नेचुरली तौर पे, इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। अगर हवा रुक जाती है, 100% उससे एक्सट्रैक्शन हो जाती है, तो फिर पीछे जैसे ट्रैफिक ब्लॉक होती, तो पीछे से जो आने वाली हवा है जो कि कॉन्टीन्यूसली चल रही है और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं हमारे, तो वो ऐसे फील होगा जैसे पीछे से सोर्स ही अवेलेबल नहीं। सोर्स अवेलेबल होगा लेकिन कुदरती तौर पर हवा फिर हिट करके आगे नहीं जाएगी। अगर ये तो एक जेन में ये था कि 100% अगर रुक जाती है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है कि सारी की सारी आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और डाउन विंड को आप ज़ीरो नहीं कर सकते। अब दूसरा ये जेन में ये आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो अप विंड हो उतनी ही डाउन विंड हो। एक तो हमने पहला केस डिस्कस कर लिया कि अप विंड के अंदर सारी की सारी एक्सट्रैक्ट कर लो, अब स्पीड ज़ीरो होगी, तो वो भी मुमकिन नहीं है। तो दूसरा जेन में ये आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अप विंड टकराने से पहले भी उतनी हो, टकराने के बाद भी उतनी हो। तो अगर ऐसा होता है, ये अब किसी के जेन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सपोज also it make no sense for the downwind velocity to be the same as the upwind। ठीक है, डाउनविंड को अब अपविंड के क्या, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है, ये जो डिफरेंस वाली इन्होंने बात की थी, अगर ऐसा होता है, सिंस दैट वुड मीन्स द टर्बाइन एक्सट्रैक्ट नो एनर्जी। अगर ऐसा होता है, अगर डिफरेंस ही नहीं है तो टर्बाइन कोई एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं करी, तो होगा क्या? इससे पावर आपके पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। सो यहाँ से ये जेन में आया कि ना तो मुकम्मल तौर पर एनर्जी ली जा सकती है और ना ही ज़ीरो एनर्जी ली जा सकती है। तो फिर इन बिटवीन एक चीज़ थी जो कि बैट्स की लिमिट को हमने पढ़ा, जो कि बैट्स के लॉ को पढ़ा। सो दैट सजेस्ट देयर मस्ट बी अ आइडियल, मतलब कोई ना कोई आपके पास आइडियल शोइंग ऑफ द विंड दैट वी रिजल्ट इन मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्टेड बाय द टर्बाइंस। सो बैट्स के ये मैंने अब हाईलाइट कर दिया। दैट वाज द रीज़न कि बर्ड्स हमने लिमिट्स को पढ़ा। व्हाट बेस्ट शोड वाज दैट एन आइडियल विंड टर्बाइन वुड स्लो द विंड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। सो वो हमने लिया। तो ये एक पूरी ओवरऑल कैलकुलेशन थी, ये वो कुछ चीज़ें थी। आई होप सो कि जिसका क्वेश्चन था वो भी अब वक्तन फ़वक्तन काफ़ी बीच में डिस्कस हुआ है, उसको भी काफ़ी हद तक चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। ओके जी, और कोई क्वेश्चन वगैरह या और कोई चीज़, फिर अटेंडेंस लगा लें और लीव करें आप लोगों को।
ओके जी, इट्स टाइम फॉर द अटेंडेंस। अब्दुल मोइद मिर्जा, अब्दुल मोइद है तो सही भैया, अब अटेंडेंस आ गई है, अब तो बोलना पड़ेगा ना। अब तो मोबाइल पकड़ लें और अब तो वो फोन आ जाए। लगता है इनकी केबल चली गई। चले जी, अब्दुल मोइद मिर्ज़ा प्रेजेंट है जी, नज़र आ रहा है वहाँ पे। अब्दुल रहमान भी मौजूद है। अच्छा जी, ठीक है, अब्दुल की लग चुकी है, अब्दुल रहमान की भी लग चुकी है। अब्दुल्ला जमशेद, यस सर। ठीक है जी, अब्दुल्ला भी प्रेजेंट है। अहमद अब्दाल, अहमद अब्दाल मौजूद है, बोल नहीं रहा। चले जी, तो ये इनको असल में ये है ना सारों को कि सर ने वैसे ही अटेंडेंस वो कहेंगे कि मैं उधर से देख लूँगा, तो मोबाइल रख रुक के तो है मार्केट में निकले हुए सारे। अमर इशफाक अवान, अमर ने वैसे ही नहीं किया और ज्वाइन करेंगे। अमर एबसेंट है। अली सुहेल, यस सर। ठीक है जी, अली प्रेजेंट है। उस तो बाद जी अरीब लुकमान, ठीक है जी, जिसकी अटेंडेंस होती जाए ना वो लीव भी कर सकता है। अरीब लुकमान, ठीक है जी, अरीब प्रेजेंट है। दानिश कुदरतुल्लाह, यस सर। ठीक है जी, दानिश भी प्रेजेंट है। फ़हीम अफजल, फ़हीम नहीं है, ओके जी, फ़हीम मौजूद नहीं है। शाम सरवर, शाम सरवर, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। हसन अली, हसन अली, ये मोहम्मद अली हसन कुछ और है और हसन अली कोई और है। यस सर, मोहम्मद अली हसन है। अच्छा, चलें जी, हसन अली भी मौजूद नहीं है, 20 रोल नंबर। खुरम शहजाद, खुरम शहजाद भी नहीं है जी। मोहम्मद अली हसन, जी सर। हाँ ठीक है, प्रेजेंट जी। मोहम्मद दाऊद मंसूर, दाऊद मंसूर भी नहीं है। मोहम्मद फारूक, यस सर। ठीक है जी, फारूक प्रेजेंट है। मोहम्मद हसाम सदीक, हसाम सदीक भी मौजूद है जी, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद मजहर, यस सर। ठीक है जी, मजहर तो नहीं मौजूद। सर मजर प्रेजेंट सर। का नाम क्यों नहीं सही से शो हो रहा, जस्ट अ सेकंड। क्या नाम लिख के एंटर हुए हुए हो? सर मेरा डाटा नहीं है सर, एक आईडी से हम दो लोग हैं, मतलब कि अब्दुलरहमान का मोबाइल यूजर और हम अच्छा दोनों अच्छा, साथ हॉस्टल रूममेट है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, वही मैं कहूँ कि मजहर ने मोहब्बत नहीं बिखेरी, आवाज़ें आ रही हैं हेलो। उसकी। मोहम्मद शहरियार, हेलो सर। जी जी, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये किसकी आवाज़ मैंने सुनी है? सर मैं अब्दुल मोहित सर। सर वो पहले आप मेरी अटेंडेंस कह रहे थे सर, मैं बोल रहा था प्रेजेंट, तो पता नहीं मेरे माइक में इशू था, तो आपको आवाज़ नहीं गई। अब्दुल मोइद मिर्ज़ा की ठीक है अटेंडेंस लगी हुई है। जी सर ठीक। और जी जी, कहाँ तक पहुँचे थे बीच में? मोहम्मद शहरियार तक पहुँचे थे जो कि मौजूद है, ठीक है जी, शहरियार भी प्रेजेंट है। चलें जी, और मोहम्मद उमर फ़ारूक, उसने अटेंडेंस बोल दी थी। प्रेजेंट। मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद उमर हयात, यस सर। ठीक है जी। और मुजतबा आमिर, मुजतबा प्रेजेंट आमिर, सर। ठीक है प्रेजेंट मौजूद। सर मुस्तफा। सन्नान आमिर, ठीक है, सन्नान आमिर, सन्नान भी मौजूद है लेकिन बोल नहीं रहा है। शाहजेब अहमद कुरैशी, शाहजेब, शाहजेब नहीं है जी।
शिराज खालिद, शिराज खालिद भी नहीं है। सुहेल करीम भूटी, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। उजैर इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। जी ठीक है। या इमरान, यस सर। ठीक है। चलें जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस साथ साथ मैं लगा रहा हूँ, वहाँ पे पोर्टल पे देखा करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।